भारत के अंतरिक्ष युग में प्रवेश करने तक आधुनिक भारत के निर्माण और विकास में लाखों करोड़ों देशवासियों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया है। किंतु उनमें से कुछ व्यक्तियों का योगदान असाधारण रहा है। प्राणपण से देश की सेवा में जुटे ऐसे ही मनीषियों का आभार प्रकट करने के लिए हमारा देश उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करता है। पंद्रह सितंबर सन 1961 बंगलौर में उस दिन एक अनोखे उत्सव का आयोजन हुआ। यह उत्सव था महान इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म शताब्दी समारोह। और यह अनोखा इसीलिए था कि स्वयं डॉक्टर विश्वेश्वरैया इसमें शामिल थे। इस मौके पर उन्हें बधाई देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा और भी अनेक गणमान्य व्यक्ति देश के कोने कोने से बेंगलोर पहुंचे थे। भारत के औद्योगिक और नागरिक विकास को गति प्रदान करने वाले इस महान इंजीनियर और वैज्ञानिक का जन्म मैसूर राज्य के चिकबल्लपुर तालुका में एक छोटे से गांव मदनहल्ली के एक निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित श्रीनिवास शास्त्री था और माता का नाम वेंकचंपा था। उनके पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी न थी कि वे अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दे सके, किंतु विश्वेश्वरैया मेधावी एवं परिश्रमी थे। वे गांव में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद हाई स्कूल करने के लिए बेंगलोर चले गए और वहां सेंट्रल कॉलेज में दाखिला ले लिया। अपनी पढ़ाई और रहने खाने का खर्च वे अपने से छोटे छात्रों को ट्यूशन आदि पढ़ाकर निकालते थे। सेंट्रल कॉलेज के प्रधानाचार्य उनकी प्रतिभा और परिश्रम से बहुत प्रभावित हुए। उनके प्रयासों से विश्वेश्वरैया को न केवल पूना के साइंस कॉलेज में दाखिला मिल गया, बल्कि एक छात्रवृत्ति भी। सन 1883 की परीक्षा में उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरे बंबई विश्वविद्यालय में पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगले साल बंबई सरकार ने उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने नगरों में पेयजल और नाली व्यवस्था के क्षेत्रों में क्रांतिकारी काम किए। बड़े बड़े अंग्रेज इंजीनियर भी उनकी प्रतिभा और सूझबूझ का लोहा मानने को बाध्य हो गए। उन दिनों बंबई राज्य के सिंध इलाके में रेगिस्तानी जलवायु होने के कारण सदा पानी की किल्लत बनी रहती थी। विश्वेश्वरैया ने सखर बांध का निर्माण कर इस समस्या को हल किया। इसके बाद उन्हें बंबई प्रांत के बाहर के शहरों से भी बुलावे आने लगे। बेंगलोर, पूना, मैसूर, कराची, बड़ौदा, ग्वालियर, इंदौर, कोल्हापुर, सांगली, सूरत, नासिक, नागपुर, धारवाड़ और बीजापुर आदि उन शहरों में से कुछ हैं जहां उन्होंने पानी और नालियों की व्यवस्था की। इन कार्यों से वे देश भर में एक महान इंजीनियर के तौर पर प्रसिद्ध हो गए और उन्हें अनेक पुरस्कार व प्रोन्नतियां मिली। इस पर उनके सहकर्मी उनसे ईर्ष्या करने लगे। विश्वेश्वरैया को ऐसे माहौल में काम करना अच्छा न लगा और उन्होंने सन 1908 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
नौकरी छोड़ने के बाद विश्वेश्वरैया यूरोप चले गए। कुछ समय पश्चात उन्हें एक दिन सहसा हैदराबाद रियासत के निजाम का एक तार प्राप्त हुआ। इसमें निजाम ने उनसे अपने राज्य की मूसी नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण संकट में पड़े हैदराबाद नगर की सुरक्षा करने का अनुरोध किया था। विश्वेश्वरैया ने हैदराबाद पहुंचते ही मूसी और ईसी नदियों को नियंत्रण में रखने की योजना बना डाली और न केवल नगर में आने वाली बाढ़ की समस्या को स्थायी रूप से हल कर दिया, बल्कि नगर में पेयजल और नालियों की भी सुचारू व्यवस्था कर दी। हैदराबाद का कार्य समाप्त होते ही मैसूर के महाराजा कृष्णराज वोडियार ने उन्हें अपने यहाँ चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया। 3 वर्ष तक इस पद पर काम करने के बाद सन 1912 में उन्हें रियासत का दीवान बना दिया गया। हमेशा की तरह यहाँ भी उन्होंने अनुशासन और ईमानदारी की अनुपम मिसाल कायम की। एक दिन उनका एक रिश्तेदार जो मैसूर राज्य की नौकरी में था, उनसे मिलने आया। इतने दिनों के बाद आपके दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा। मैसूर घूमने आए हैं या किसी काम से? काम तो आप ही से था। मुझसे? आदेश कीजिए, जो भी सेवा बन पड़ेगी करूंगा। आपको तो पता है कि मैं भी मैसूर राज्य की नौकरी करता हूँ। आप दीवान हैं, मेरा प्रमोशन करा दीजिए। लेकिन प्रमोशन के लिए आपके पास योग्यता क्या है? अब योग्यता तो कुछ खास नहीं है, मगर आप चाहें तो करा सकते हैं। जब योग्यता नहीं है तो फिर मैं आपका प्रमोशन क्यों करवाऊं? अब आप तो जानते हैं कि मेरा परिवार जरा बड़ा है। इस नौकरी की तनख्वाह से अब गुजारा नहीं होता। प्रमोशन हो जाएगा तो मुझे 50 रुपये प्रतिमाह अधिक मिलने लगेंगे। इससे मेरी आर्थिक दशा में कुछ सुधार हो जाएगा। मुझे क्षमा कीजिए, मैं अयोग्य व्यक्ति का प्रमोशन नहीं करा सकता, किंतु अगर आप आर्थिक कठिनाई में हैं तो मैं अपनी तरफ से आपको 50 नहीं 100 रुपये प्रतिमाह भेज दिया करूंगा। दीवान के रूप में अपने 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने अनेक ऐसे काम किए जिनके कारण उन्हें आधुनिक मैसूर का निर्माता कहा जाता है। मैसूर में भद्रावती इस्पात कारखाना, चंदन तेल और चंदन साबुन के कारखाने, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की स्थापना आदि उनके कुछ महत्वपूर्ण काम थे। उनके कार्यकाल में मैसूर राज्य में 6,500 नए स्कूल खुले। उन्होंने मैसूर के महारानी कॉलेज को प्रथम श्रेणी का महिला कॉलेज बनाया और बालिकाओं के लिए प्रथम छात्रावास बनाया। उन्होंने मैसूर को प्रथम ऐसा राज्य होने का गौरव दिलाया जिसका अपना विश्वविद्यालय था। इटली और जापान से रेशम विशेषज्ञों को बुलाकर मैसूर में रेशम उद्योग का विकास, मैसूर में धातु और चर्म शोध कारखानों की स्थापना, मैसूर और बेंगलोर में पर्यटकों के लिए अच्छे होटलों का निर्माण और मैसूर राज्य रेलवे का समारंभ आदि उनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं। किंतु उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध का निर्माण। इस बांध से सिंचाई के लिए जल और उद्योग धंधों के लिए बिजली दोनों ही प्राप्त हुए। जल शक्ति से विद्युत उत्पादन करने वाला ये देश का प्रथम बांध था। उन्नीस 1918 में विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के दीवान पद से त्यागपत्र देकर विदेश चले गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न देशों की कार्य पद्धतियों का अध्ययन कर उनका प्रयोग अपने देश की प्रगति के लिए करना था। दो वर्ष बाद जब वे स्वदेश लौटे तो उन्हें नई दिल्ली राजधानी समिति और भारत सरकार के निर्माण कार्य संबंधी कई अन्य समितियों का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। कुछ समय बाद मैसूर राज्य की ओर से
उन्हें भद्रावती कारखाने की दशा को ठीक करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने कारखाने के प्रत्येक विभाग का अध्ययन किया और उसका पुनर्गठन कर उसे एक लाभदायक संस्थान का रूप दिया। भद्रावती कारखाने में उनके काम से प्रसिद्ध उद्योगपति श्री टाटा बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने जमशेदपुर इस्पात कारखाने का डायरेक्टर बना दिया, जहां उन्होंने 1955 तक काम किया। पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण कम ही मिलेंगे जहां किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अकेले इतना काम किया हो जितना डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने किया। उनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए समय समय पर उन्हें अनेक पुरस्कारों और उपाधियों से सम्मानित किया गया। 1930 में बंबई विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। उसके बाद तो लगभग 1 दर्जन विश्वविद्यालयों ने उन्हें इस प्रकार की उपाधियां दी। आजादी के पहले भारत की ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी और आजादी के बाद सन 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंजीनियरिंग और प्रशासन के अतिरिक्त अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय रहीं। देश में नियोजित अर्थव्यवस्था के अनुसार कार्य किए जाने पर बल देने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। इस विषय पर देश की सर्वप्रथम पुस्तक उन्होंने ही लिखी, जो सन 1934 में प्रकाशित हुई। इतने सारे विविध क्षेत्रों में उनकी इतनी सारी अद्वितीय उपलब्धियों का रहस्य उनकी जीवन शैली में निहित था। अनुशासन और अथक परिश्रम का स्थान उनके जीवन में सर्वोपरि था। अपने जीवन के उस चरण में भी जब अधिकतर व्यक्ति शारीरिक श्रम करने के योग्य नहीं रह जाते, वे युवाओं की तरह पूरे उत्साह के साथ काम करते थे। वे नहा धोकर सुबह 7 बजे तक तैयार हो जाते थे और दोपहर 1 बजे तक काम किया करते थे। 2 घंटे के विश्राम के बाद वे 3 बजे फिर अपना कार्य शुरू करते थे और रात 8 बजे तक लगातार काम करते रहते थे। उनका हर कार्य नियोजित और विधिवत होता था। उनकी ईमानदारी का आलम यह था कि दीवान के पद पर होते हुए भी वे निजी कार्यों के लिए सरकारी कार का उपयोग कभी नहीं करते थे। पूरे 100 वर्ष की आयु तक अपनी प्रतिभा और क्षमता से इस देश को धन्य करने के बाद 14 अप्रैल 1962 को उन्होंने बेंगलोर में प्राण त्यागे। इस देश के विकास और पुनर्निर्माण में अमूल्य योगदान करने वाली इस महान विभूति के बारे में पंडित नेहरू ने एक बार कहा था, हम हिंदुस्तानी बहुत बोलते हैं, काम कम करते हैं। डॉक्टर विश्वेश्वरैया कम बोलते हैं, काम ज्यादा करते हैं। हम सबको उनके जैसा बनना चाहिए। अस्तु।